हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल्फ साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम लोग इससे पहले कि हम लोग सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में जाने, हम लोग को यह जानना होगा कि एरर क्या है, एरर आखिर कहते किसको हैं, है ना। तो एरर जो होता है इसका डेफिनेशन है कि एरर दरअसल में उस अनसर्टेनिटी को कहा जाता है। तो ये अनसर्टेनिटी किस में रहता है? उस हर एक मेजरमेंट में जो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उस हर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एरर कहते हैं। यानी द अनसर्टेनिटी दैट इज कंटेन इन द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। तो ये डेफिनेशन हो गया एरर का। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है एरर का? तो एरर कुछ भी नहीं है, या दरअसल में ऑब्जर्व्ड रीडिंग या मेजर रीडिंग जिसे कहते हैं, ऑब्जर्व्ड रीडिंग या मेजर रीडिंग और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं, है ना। तो मैथमेटिकली एरर समझ में आ गया, एरर का डेफिनेशन समझ में आ गया, एरर क्या है अभी और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि एरर के कितने टाइप्स हैं, एरर के कितने टाइप्स हैं। तो एरर जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा कहलाता है रैंडम एरर। ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं एरर्स के। अब हम लोग जानेंगे कि ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्या अंतर है। तो ये जो सिस्टमैटिक एरर है, इसका जो कहा गया कि ये ऐसे एरर होते हैं। अब आता है सिस्टमैटिक एरर, बोला तो होता किस तरह का एरर है ये? तो ये ऐसे एरर होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होंगे या तो ये नेगेटिव होंगे। हाँ, तो ये इसकी खासियत है, किसकी? इस सिस्टमैटिक एरर की, कि ये जब भी होंगे किसी एक खास डायरेक्शन में होंगे, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या ये नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। तो जैसे आप देख लो, यहाँ एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, एनिमेशन में क्या दिखाया जा रहा है? 1 मीटर स्केल है। आप देख लो, इसकी कैलिब्रेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 1 मीटर स्केल है, इसका जो है 12 यूनिट्स तक दिया हुआ है। इस स्केल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़ मेजर करने के लिए? किसी रॉड का, ये जो दिख रहा है ना मैं काला वाला, ये काला वाला क्या है? ये रॉड है। इस रॉड का ट्रू वैल्यू क्या है, यानी इस रॉड के लेंथ का ट्रू वैल्यू, यानी इस रॉड का एक्चुअल लेंथ क्या है? इस रॉड का एक्चुअल लेंथ 12 यूनिट है। और ये जो स्केल जब इस्तेमाल करते हैं, इस स्केल को जब हम यूज़ करते हैं, तो ये स्केल क्या बता रहा है? ये स्केल बता रहा है इस रॉड का लेंथ कितना है? ये मात्र 11 यूनिट है। वाह! तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, ये स्केल जो है हमारा, इस स्केल, ये जो स्केल है, ये स्केल 12 यूनिट तक का है। लेकिन ये जब मेजर कर रहा है इस रॉड को, रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना है? रॉड का एक्चुअल लेंथ 12 यूनिट है। लेकिन रॉड का जो लेंथ है इस स्केल के हिसाब से कितना है? 11 यूनिट है। यानी 11 यूनिट क्या हो गया? ये ऑब्जर्व्ड लेंथ हो गया रॉड का। तो एरर कितना हुआ? एरर जो हुआ, अभी जो मेजरमेंट ले रहे हैं, एरर कितना हुआ इसमें? तो एरर हुआ 11 यूनिट में। जब हम लोग 12 यूनिट को घटाएंगे तो हमको एरर मिलेगा, और एरर होगा नेगेटिव एरर -1 यूनिट का। तो अभी जो बोला गया कि कुछ एरर ऐसे होते हैं, सिस्टमैटिक एरर ऐसे होते हैं जो कि किसी एक खास डायरेक्शन में होते हैं, या तो वो नेगेटिव होंगे या तो वो पॉजिटिव होंगे, है ना। तो खास डायरेक्शन में एरर का होने का मतलब ये होता है कि उसको जब ऑब्जर्व्ड लेंथ को एक्चुअल लेंथ में घटाएंगे तो जो भी हमको डिफरेंस मिलेगा, अगर ये डिफरेंस हमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब एरर क्या है?
एरर जो है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हमको यह डिफरेंस निगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर जो है वह निगेटिव डायरेक्शन में है ना। तो यही होता है, इसी का ये जो बात बोलते हैं कि एरर एक खास डायरेक्शन, उसका मतलब यही होता है कि या तो अगर बोल रहा है कि एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका मतलब एरर जो आया कैसे आया, जब हम लोग ऑब्जर्व्ड लेंथ में एक्चुअल लेंथ को घटा दिए, है ना। तो हमको जो एरर आएगा वो अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरर निगेटिव डायरेक्शन में, एरर अगर पॉजिटिव आया तो एरर यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ एरर क्या आ रहा है, यहाँ एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। गौर से देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, इस जगह हमको क्या दिखा रहा है। अभी जो हम लोग एनिमेशन देखे थे इसमें देखे थे कि ये जो स्केल है ये कैसा स्केल है, एक फॉल्टी स्केल है, गलत स्केल है। तो ये जो स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको मेजर करने के लिए, इस रॉड को मेजर करने के लिए, ये रॉड का एक्चुअल लेंथ कितना है, इस रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है वह 12 यूनिट है, और ये इस स्केल के हिसाब से कितना है, 11 यूनिट है। यानी कि एक्चुअल लेंथ से क्या हुआ, 1 यूनिट कम मेजर कर रहा है, 1 यूनिट कम मेजर कर रहा है ये, है ना। तो इसीलिए इसका जो एरर आया, कितना एरर आया, 1 यूनिट कम, यानी -1 यूनिट आया। अब आप ले लो ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, इस स्केल का कैलिब्रेशन 13 यूनिट तक है। तो इसको जब 12 यूनिट का लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, 12 यूनिट का रॉड को मेजर करने के लिए जब इसको यूज़ करते हैं तो क्या पाते हैं, ये बता रहा है स्केल कि इस रॉड का लेंथ 13 यूनिट है, जबकि इस रॉड का एक्चुअल लेंथ यानी ट्रू वैल्यू क्या है, 12 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, यह स्केल क्या बता रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा बता रहा है। यानी कि ऑब्जर्व्ड लेंथ में जब हम घटाएंगे एक्चुअल लेंथ को, ऑब्जर्व लेंथ क्या हो गया, 13 यूनिट, एक्चुअल लेंथ क्या हो गया, 12 यूनिट। तो हमको कितना ज़्यादा आया, +1 यूनिट, यानी +1 ज़्यादा बता रहा है ये स्केल, है ना, एक्चुअल वैल्यू से +1 यूनिट ज़्यादा बता रहा है। तो ये हुआ +1 या -1 जो बोलते हैं एरर है, इसका क्या मायने होता है अब आप एक्चुअल में समझ पाए होंगे, है ना। तो यही चीज़ है। अब आता है, जब एरर की बात चली है और एरर के हम लोग 2 टाइप्स को डिस्कस कर चुके, एक सिस्टमैटिक एरर और एक है आपका रैंडम एरर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सिस्टमैटिक एरर के बारे में हम लोग जान गए कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। अब इसका मतलब और एक चीज़ समझो, सिस्टमैटिक एरर जैसे ये वाला अभी हम लोग जो देखे स्केल, ये इस स्केल में क्या हो रहा है, इस स्केल में जो है जितना लेंथ है उससे कम बता रहा है ये स्केल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्केल से अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ को नापेंगे, ये जो फॉल्टी स्केल है, यानी कि रॉड का लेंथ 12 यूनिट है और बता रहा है स्केल 11 यूनिट, यानी 1 यूनिट कम बता रहा है। यानी इस स्केल से अगर हम कोई भी चीज़ को मेजर करेंगे ना, किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर करेंगे तो हर बार क्या होगा, उसका 1 यूनिट जो है कम बताएगा, -1 यूनिट एरर आएगा। यानी 1 यूनिट एक्चुअल लेंथ से हमेशा कम बताएगा किसी भी चीज़ का लेंथ। यानी क्या हुआ, इस स्केल को यूज़ करने पर एरर हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम इस फॉल्टी स्केल को यूज़ कर रहे हैं, गड़बड़ है इसमें, ये स्केल में गड़बड़ है, ये इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, तो हमको सही इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। तो इस गड़बड़ स्केल के कारण क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक एरर हो रहा है। यानी कि एरर हमेशा किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ये सिस्टमैटिक एरर दिखाएगा। अगर हम, इसका मतलब क्या हो, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट गलत लेते हैं तो वो हमेशा सिस्टमैटिक एरर देता है। आप यहाँ भी देख लो, इस केस में क्या हो रहा था, हम एक ऐसा स्केल ले रहे थे जो एक्चुअल लेंथ से 1 यूनिट ज़्यादा बता रहा था रॉड का लेंथ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हुआ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एरर हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। यानी इस स्केल से हम किसी भी चीज़ का लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना तो वह क्या बताएगा, वह 1 यूनिट अधिक बताएगा हमेशा। इस स्केल से अगर हम किसी भी चीज़ के लेंथ को मेजर करेंगे तो एक्चुअल लेंथ से यह स्केल उस चीज़ का लेंथ जो है 1 यूनिट ज़्यादा बताएगा, यानी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर होगा।
पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये सिस्टमैटिक एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम कहे हैं अभी अभी कि सिस्टमैटिक एरर जो होता है वह हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरर दिखाता है, या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एरर दिखाएगा या फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में ही एरर दिखाएगा। तो इस केस में ये स्केल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एरर दिखाएगा, तो ये स्केल गड़बड़ होने के कारण क्या हो रहा है, ये हर समय पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी हर समय एक सिस्टमैटिक एरर दिखा रहा है। चलो तो अच्छा एक और बात जान लेते हैं, सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में जब गड़बड़ी हो, जैसे स्केल यहाँ एक सिस्टम है तो ये सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण क्या हो रहा है, ये एरर हो रहा है। अब बताइए सोर्स क्या है, ये जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं इसका सोर्स क्या है, ये आया कहाँ से, ये एरर ये आता कहाँ से, इसका कौन कौन सा सोर्स है। तो इसके सोर्सेज के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहला सोर्स जो है सिस्टमैटिक एरर का वह है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, यानी आप गड़बड़ इंस्ट्रूमेंट जब लेंगे, अभी और डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका सोर्स है सिस्टमैटिक एरर का, सेकेंड सोर्स जो है इस सिस्टमैटिक एरर का जो सेकेंड सोर्स है वह क्या है, वह इम्परफेक्शन है। किसमें भाई इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर में जब इम्परफेक्शन हो तब जो है हमको क्या देखना पड़ता है, सिस्टमैटिक एरर देखना पड़ता है। सी जो है अगला जो है सिस्टमैटिक एरर, वह है एक्सटर्नल कंडीशन में कुछ चेंजेस आ रहे हो उसके कारण भी होता है। एक्सटर्नल कंडीशन, ये रहा एक्सटर्नल कंडीशन, इसमें जब गड़बड़ कुछ बदलाव आए, चेंजेस आए तो समझ जाइए इससे क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर होने लगेगा। अगला जो है पर्सनल फॉल्ट है ना, या पर्सनल एरर भी जो होते हैं ये भी सोर्स है सिस्टमैटिक एरर का। हाँ अब एक एक करके समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वह किस कारण से होता है। हम जान रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है इसके कारण से सिस्टमैटिक एरर पैदा होता है, यानी कि मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर किससे आता है, उसका एक सोर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होता है, तब होता है जब आप एक फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक गड़बड़ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, तब जा कर के हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर देखने को मिलता है। यानी कि आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो इम्परफेक्ट डिज़ाइन का है, डिज़ाइन सही नहीं। अभी हम लोग देखें ना दो केस, एक स्केल 1 यूनिट कम मेजर करता था और एक स्केल क्या करता था, 1 यूनिट ज़्यादा मेजर करता था। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि उन स्केल्स के डिज़ाइन में गड़बड़ी थी, उसके कैलिब्रेशन में गड़बड़ी थी, है ना, या फिर ज़ीरो एरर हो वो इंस्ट्रूमेंट में, उसके कारण भी जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर होने लगता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो किसको जन्म देता है, सिस्टमैटिक एरर को, है ना। तो ये हुआ, ध्यान रखिएगा ज़ीरो एरर भी एक सिस्टमैटिक एरर है। अब आते हैं, जैसे यहाँ देख लो इम्परफेक्ट डिज़ाइन था, है ना, स्केल क्या कर रहा था, ये स्केल जो चीज़ 12 यूनिट लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ट्रू वैल्यू 12 यूनिट है, मेजर कितना कर रहा है 11 यूनिट ही, 1 यूनिट कम मेजर कर रहा है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है। ये इंस्ट्रूमेंट लेके जिसको भी मेजर करेंगे 1 यूनिट कम आएगा, तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट सोर्स बन गया सिस्टमैटिक एरर का। और सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये दूसरा सोर्स हो गया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर गलत होता है ना। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर हमारा गलत है। अब मान लो हम रीडिंग ले रहे हैं और झूम रहे हैं, है ना, या टांगों को हिला रहे हैं, या फिर हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो वो भी गड़बड़ी पैदा करेगी, है ना, हम ठीक से रीडिंग नहीं ले पाएंगे, ये क्या सिस्टमैटिक एरर कर देगा, है ना। तो ये कारण से जो है, इन कारणों से जो है सिस्टमैटिक एरर हो जाएंगे। अब आता है कि जो जैसे कि आप एक एग्जांपल के लिए समझो, एक दूसरा एग्जांपल के से मैं समझाता हूँ कि कैसे सिस्टमैटिक होते हैं, एरर होते हैं गलत प्रोसीजर से अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, आर्म पीट में थर्मामीटर डाल देते हैं। आर्म पीट में थर्मामीटर डालने से क्या होता है, वो बॉडी से कम टेम्परेचर मेजर करेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है बॉडी टेम्परेचर का उससे कम मेजर करेगा अगर आर्म पीट में थर्मामीटर डाल दे तो सही टेम्परेचर जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर वो तब मिलता है जब हम लोग पेशेंट के मुंह में थर्मामीटर को रखते हैं, तब जो है
वो सही रीडिंग लेगा। लेकिन अगर आर्म पीट में आप थर्मामीटर रख के मेजर करते हो बॉडी टेम्परेचर, तो वो गलत टेम्परेचर देगा, वो एक्चुअल टेम्परेचर से कम देगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये टेक्निक सही रखना है। यहाँ सही टेक्निक क्या है, माउथ में रखना है थर्मामीटर, तब सही टेम्परेचर मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब आता है सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा सोर्स जो है वह क्या है, एक्सटर्नल कंडीशंस में चेंज। कोई एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर में बदलाव आ गया, ह्यूमिडिटी में बदलाव आ गया, विंड वेलोसिटी में बदलाव आ गया। आप काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हल्की सी हवा चल गई, आपको पता भी नहीं चला, हल्की सी हवा चली, उसके कारण आ गया। मौसम में ह्यूमिडिटी में बदलाव आ गया, आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करने लगा। तापमान में उलटफेर हो रहा है, मौसम का तापमान बदल गया, है ना। सुबह ठीक था मौसम, फिर दोपहर में काफ़ी गर्मी हो गई, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब क्या हुआ, 2 टेम्परेचर हो गए, सुबह का अच्छा टेम्परेचर और एक्सपेरिमेंट करते करते मान लो दोपहर हो गई, तो फिर आपका दोपहर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया। अब वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है दोपहर में, तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक से आप रीडिंग गलत, आपको एरर आ रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में। तो ये भी एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो सोर्सेज हैं सिस्टमैटिक एरर के। अब आता है सिस्टमैटिक एरर पर्सनल एरर के कारण भी होता है। पर्सनल एरर, हाँ, ये भी एक कारण है। अब मान लो रात भर आप ठीक से सोए नहीं और सुबह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आधी नींद में रीडिंग ले रहे हो, आधे जागे हो आधे सोए हो, ऐसी हालत है। हाँ, आँख झपकियाँ भी ले रहे हो बीच बीच में, तो ये क्या होगा, आपकी गलत एरर हो जाएंगे, आपके पर्सनल एरर हो जाएंगे। आपको मान लीजिए सिर को ठीक से आपको रखना है, सही से आपको देखना है, आप केयरलेस हो गए हो, आप रीडिंग ठीक से नहीं ले रहे हो, केयरलेसनेस आ गया आपके अंदर थकावट के कारण या जो भी कारण हो, तो उससे भी क्या होता है, ये पर्सनल एरर की कैटेगरी में आता है। इससे भी एक सिस्टमेटिक एरर पैदा हो जाता है ना। आप जो है प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं मेंटेन कर रहे हो। हर एक्सपेरिमेंट में याद है ना, क्लास 9 10th में 7th में 8 में 9th में 10th में किए होगे एक्सपेरिमेंट, तो कहा जाता है प्रॉपर प्रिकॉशन रखना चाहिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त। हम लोग प्रिकॉशन भी लिखा करते थे, है ना, जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक में अपरेटस वगैरह लिखते थे, फिर अंत में हम लोग प्रिकॉशन लिखते थे। प्रिकॉशन ही आप नहीं ले रहे हो ठीक से, तो क्या होगा, आपका सिस्टमैटिक एरर आ जाएगा। पर्सनल एरर हुआ, ये पर्सनल एरर क्या पैदा करेगा, सिस्टमैटिक एरर पैदा करेगा, किसी एक खास डायरेक्शन में एरर होने लगेगा, है ना। तो मान लीजिए आपकी आदत है कि आप अपने सिर को जो है बहुत दूर रखते हो, है ना, जब आपको रीड करना पड़ता है नीडल के पोजीशन को, तो आप बहुत दूर रखते हो सिर को, जिससे कारण क्या होगा, पैरालैक्स होने लगेगा। पैरालैक्स पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, पैरालैक्स देख लो, है ना। तो पैरालैक्स होने लगेगा, इससे क्या होगा, इससे एक एरर आ जाएगा, आप ठीक से रीडिंग नहीं ले पाओगे, गड़बड़ी आएगी, सिस्टमैटिक एरर उसमें आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है सिस्टमैटिक एरर को पैदा करती हैं, अभी अभी जो हम डिस्कस किए। अब अगला सवाल आता है कि ये सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं ये मिनिमाइज्ड क्यों होते हैं, ये सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं ये मिनिमाइज्ड कैसे हो सकते हैं, ये कम कैसे किए जा सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी जिस टेक्निक से आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो आपको इम्प्रूव करना होगा, जो सही तरीका उस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो एक तरीका ये है, इसको अप्लाई करो, सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, आप जो है बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लो, अच्छे ब्रांड के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो, हाँ, जिनमें कैलिब्रेशन सही हो। अभी जैसा इंस्ट्रूमेंट हमने लिया था एनिमेशन में देखा, वैसा गड़बड़ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ले लोगे तो वो तो सिस्टमैटिक एरर देगा ही देगा। इसीलिए सिस्टमैटिक एरर को एलिमिनेट करना, आपके इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सही कैलिब्रेशंस होने चाहिए उन पर। तीसरा, सिस्टमैटिक एरर को दूर करने का, पर्सनल बायस को हटाओ, जितना हो सके हटाओ, है ना। केयरलेसनेस मत करो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आप केयरलेस मत रहो, आप अलर्ट रहो, आप केयरफुल रहो और तब एक्सपेरिमेंट करो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब ये नहीं केयरलेसनेस कर रहे हैं, पैरालैक्स वगैरह सब हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, तब आपका जो है सिस्टमैटिक एरर आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगा। नहीं तो क्या है, परेशान रहोगे, सिस्टमैटिक एरर आएगा, है ना, तो गलत रीडिंग लोगे, है ना, तो क्या हुआ, आपका एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो रहा है।
ये चीज़ है। तो अब अगला आता है ब्रॉड कैटेगरी रैंडम एरर्स का। हम लोग पढ़े थे कि एरर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, एक होता है हमारा रैंडम एरर। अब जो अगला टॉपिक है वह है रैंडम एरर्स पर। अब हम लोग समझेंगे ये रैंडम एरर क्या होता है। तो देखो इसके डेफिनेशन कहते हैं कि रैंडम एरर जो होता है ये उन एरर्स को कहा जाता है जो अकर करते हैं, हाँ, किस वजह से, रैंडम कारण है इसका, कोई कारण है, अनप्रेडिक्टेबल रीज़न है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके कारण ठीक आप पता नहीं लगा सकते, आप उसके सोर्स आप उस समझ में नहीं आएगा, तो ये रैंडम होते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और इनका साइन और साइज़, यानी कि ये कितना मैग्नीट्यूड का होगा, इसका साइन क्या होगा वो भी श्योर नहीं होता है, वो भी रैंडम होता है ना। सिस्टमैटिक एरर में क्या था, हमको साइन जो है वह श्योर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड का है, सब कुछ हमको पता चल रहा था उसमें यहाँ तक कि सोर्सेज का भी पता चल रहा था। हाँ, बड़ा बढ़िया था वो उसमें क्या है, काम हमारा आसान था। लेकिन ये क्या है, ये तो चलती फिरती मुसीबत है, पता ही नहीं चलता है, भूत के जैसा है ना। रैंडम एरर क्या है, इसका कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप। सोर्स क्या है पता नहीं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव में ये रैंडम एरर हो रहा है पता नहीं, कितना मैग्नीट्यूड है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये भूतिया एरर कह सकते हैं इसको एक तरह से, है ना। रैंडम एरर की नेचर, इसका जो स्वभाव है वो यही है कि इसके बारे में आप कुछ भी श्योर नहीं हो, तो ये रैंडम एरर हो गए। तो अब आता है ये सोर्स क्या होता है, आता फिर कहाँ से है ये, कुछ तो इसका सोर्स होता होगा। जब एरर है तो एरर का तो कुछ ना कुछ सोर्स होता होगा, हाँ है। तो इसका सोर्स है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जब आपका हो रहा हो, टेम्परेचर, वोल्टेज, मैकेनिकल वाइब्रेशन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का ये सब जब हो रहा हो आपका, यानी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अचानक मान लीजिए आप कोई करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तार के भीतर तो आप झांकने नहीं जा रहे हो कि उसके अंदर कितना वोल्टेज का करंट जो है पास कर रहा है ना। वोल्टेज मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर अगले सेकंड थोड़ा सा नीचे हो गया, वोल्टेज जो है हल्का हल्का फ्लक्चुएट कर रहा है, इतना माइन्यूट कर रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपके रीडिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो आप पता लगाओगे, हाँ, बगलियाँ झांकोगे, अरे किधर से ये मेरा एक्सपेरिमेंट ऐसा क्यों दे रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये इस तरह के एरर जो है ना, अनप्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से ये एरर घुस गया है, तो ये भी हो रहा है। आप जिस सेटअप को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हल्का हल्का वो वाइब्रेट कर रहा है, बहुत माइन्यूट वाइब्रेशन हो रहा है, मान लो आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, और क्या हुआ उसके कारण क्या हो रहा है, आपका रीडिंग पे अफेक्ट आ रहा है, रीडिंग गड़बड़ा रहा है, एरर आ रहा है उसमें, है ना। आप कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनबायस्ड पर्सनल एरर्स भी होते हैं ऑब्जर्वर के, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग ले रहे हो, आपको लग रहा है आप सही रीडिंग ले रहे हो, आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, आप अलर्ट हो, एक्टिव हो हर तरह से, फिर भी जो है कुछ अनजाने में आप जो है गलती कर रहे हो, जिसके कारण एक अनबायस्ड एरर जो है वो जनरेट हो रहा है, पर्सनल अनबायस्ड एरर जनरेट हो रहा है, जो फाइनली जो है रैंडम एरर को पैदा कर रहा है। तो ये सारे जो है ना परेशानियां हैं या एरर्स कह सकते हैं जो रैंडम एरर के तहत आते हैं, और रैंडम एरर के सोर्स भी हैं। अब आते हैं हम लोग कि ये अगला जो पॉइंट है वही है कि लीस्ट काउंट जो होता है, सॉरी यहाँ एक छूट गया है, एक हल्का सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, लीस्ट काउंट एरर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, लीस्ट काउंट एरर, आप इसको ऐसे ध्यान में रखना। तो ये जो लीस्ट काउंट एरर होते हैं ना, ये भी एक तरह के रैंडम एरर होते हैं, ये कहा गया है यहाँ इन्फॉर्मेशन में कि लीस्ट काउंट एरर जो है ये भी एक तरह का रैंडम एरर होता है ना। तो सबसे इससे पहले कि हम लोग समझेंगे कि लीस्ट काउंट एरर कैसे रैंडम एरर होता है, हमको यह समझना होगा कि ये बला क्या है लिस्ट काउंट, ये किस चिड़िया का नाम है लिस्ट काउंट, ये कहते किसको हैं। तो क्या है डेफिनेशन पढ़ो,
स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि मेजर किया जा सकता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वह उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह स्मॉलेस्ट वैल्यू, वह मिनिमम वैल्यू जो हम लोग मेजर कर सकते किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का। चलिए अब इस पर गौर फरमाएंगे आगे। तो गौर से देखिए कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ दो स्केल देख रहे हैं। अब गौर से देखो, यहाँ एक स्केल ए है और एक स्केल बी है। ये स्केल भी 4 सेंटीमीटर तक कैलिब्रेटेड है और ये स्केल भी 4 सेंटीमीटर तक कैलिब्रेटेड, लेकिन दोनों में अंतर क्या है आप देख लो। इस स्केल पे जो कैलिब्रेशन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस स्केल में जो गैप है, ये रीडिंग्स जो हैं 0, 1, 2, 3 है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, सक्सेसिव गैप्स जो हैं, वो गैप कितने वैल्यू के हैं, वो 0.5 है ना। लेकिन इस स्केल में जो गैप है, गैप कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना सा जो गैप है, ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है, ये गैप कितना है, ये गैप है 0.1 सेंटीमीटर का। यानी इसमें दो सक्सेसिव कैलिब्रेशन के बीच में जो गैप है वह 0.5 का, और इसमें कितना है 0.1 सेंटीमीटर का गैप है। यही अंतर है। बाकी स्केल तो ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस स्केल से हम सबसे न्यूनतम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं। अगर हमको कोई चीज़ दे, इस स्केल के मदद से सबसे कम कितना वैल्यू, कितना लेंथ का होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो मिनिमम लेंथ इस स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का मिनिमम लेंथ जो है ना, वो होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी उस ऑब्जेक्ट का मिनिमम लेंथ 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का 0.5 सेंटीमीटर लेंथ है तो हम इस स्केल के मदद से उस ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ 0.5 सेंटीमीटर उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मान लो 0.2 सेंटीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर है, तब हम जो है इस स्केल से उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उसके लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केल तो सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। जो लेंथ 0.5 सेंटीमीटर का है, या मिनिमम लेंथ है जो यह मेजर कर सकता है। इससे कम का अगर किसी चीज़ का लेंथ हो तो ये स्केल सूटेबल नहीं है, ये स्केल सूटेबल नहीं है मेजर करने के लिए। मिनिमम 0.5 को मेजर करने के लिए है। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो गया, इस स्केल का लीस्ट काउंट यही हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। जो यहाँ एक गोल चक्री घूम रही है, ये बता रही है कि स्केल 1 जो है इसका जो लीस्ट काउंट है वह 0.5 सेंटीमीटर है बस। और ये जो स्केल बी है, इसका कहना है कि इस स्केल बी से आप उस चीज़ की लेंथ कम से कम, किसी चीज़ की अगर लेंथ 0.1 सेंटीमीटर है तो आप इस स्केल की मदद से मेजर कर सकते हो आराम से। अगर किसी चीज़ की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर है तो आप इस स्केल के मदद से मेजर कर सकते हो, लेकिन ये स्केल सूटेबल नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की कीमत उसकी लेंथ जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से भी कम है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसकी जो लेंथ है वह 0.01 सेंटीमीटर है, तब ये वाला स्केल भी सूटेबल नहीं है उसको मेजर करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि इस स्केल से हम जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये मेजर कर सकते हैं मिनिमम। ये क्या हो गया, ये हो गया स्केल बी का लीस्ट काउंट। और ये 0.5 क्या हो गया, ये हो गया स्केल ए का लीस्ट काउंट। तो अब आप समझ गए होंगे लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था लीस्ट काउंट के बारे में, लिस्ट काउंट को समझना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये है पूरा लिस्ट काउंट का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं
अब हम लोग समझेंगे, अभी तो हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे LEAST, लीस्ट, सॉरी देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक सो प्लीज इग्नोर इट। तो ये हुआ लीस्ट काउंट, अभी हम लोग समझे कि क्या है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, इसको समझेंगे, है ना। अभी तक समझे थे लीस्ट काउंट को, अब समझेंगे हम लोग लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, तो यह वह एरर है, या कौन सा एरर है, या वह एरर है जो होता है किस कारण से, जो होता है लीस्ट काउंट के कारण। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट के कारण जो एरर होगा उसी को कहा जाएगा लीस्ट काउंट एरर, या किसी इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के कारण जो एरर होगा वह कहलाता है, उसके द्वारा एग्जिबिट किया जाएगा लीस्ट काउंट एरर। अब इसका मतलब क्या होता है लिस्ट काउंट एरर का, अब जरा इस एनिमेशन में समझते हैं हम लोग। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि एक स्केल ए है। अब ये स्केल ए है और इसका जो है स्केल ए जो है इसका लीस्ट काउंट कितना है भाई, 0.5 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का आधा यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है इस स्केल का। अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए भाई, कोई रॉड डी है उसको मेजर करने के लिए। ये देखिए ये रॉड है, ये रॉड डी है, इसको लेंथ को हमको मेजर करना है। तो इसका ट्रू वैल्यू जो इस रॉड का क्या है, ट्रू वैल्यू इस रॉड के लेंथ का क्या है, वह है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस रॉड के लेंथ का ट्रू वैल्यू क्या है, वह है 2.4 सेंटीमीटर, और इस स्केल को हम यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो स्केल है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो रॉड का लेंथ है इस स्केल के हिसाब से, इस रॉड का लेंथ इस स्केल के हिसाब से क्या है, या तो ये 2 सेंटीमीटर है या तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, या तो 2 सेंटीमीटर है या तो 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बीच का तो कैलिब्रेशन दिया हुआ ही नहीं है। ये बीच में क्या है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, जो दिया हुआ है कैलिब्रेशन एक 2 एक 2.5। तो ये जो रॉड का लेंथ है 2.4 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है इस रॉड का। तो ये स्केल क्या करेगा, इस स्केल यह स्केल लीस्ट काउंट एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये 0.5 इसका लीस्ट काउंट है। यहाँ अगर 2.5 रहता तो ये मेजर कर लेता, ये 2 रहता तो ये मेजर कर लेता, लेकिन 2.4 है यानी 0.5 इसके लिस्ट काउंट से ये जो पार्ट में आएगा 2.4, तो इस दोनों डंडी के बीच में आएगा, 2 और 2.5 ये दोनों के बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लेंथ 2 सेंटीमीटर लें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से जो है ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर ये ट्रू वैल्यू से कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, और इस स्केल के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू हम 2 सेंटीमीटर ले लें, अगर हम इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से इसकी वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। और अगर हम इसकी वैल्यू जो है ये 2.5 सेंटीमीटर अगर हम ले लें तो ट्रू वैल्यू से इसकी वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर अधिक एक तरह से हो रही है, हाँ एक्चुअल वैल्यू से अधिक हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट काउंट एरर जो है दोनों रीडिंग में आ रहा है, यानी कि लिस्ट काउंट एरर जो है पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। इसीलिए ये सिस्टमैटिक एरर नहीं हुआ बल्कि ये रैंडम एरर हुआ। यानी कि लिस्ट काउंट एरर किस कैटेगरी में आता है, ये रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है। तो क्लियर हो गया। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम इसको लिखते 2, तो हमको क्या देना होगा, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, जहाँ 0.5 सेंटीमीटर क्या है, ये लिस्ट काउंट है स्केल ए का। तो ये एक्चुअल में रीडिंग हमको दिखाना होगा, ये हो जाएगा एरर। एरर का मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर में से आप माइनस 0.5 कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर में 0.5 ऐड कर दीजिए, इतना के अलॉन्ग ये जो है वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, है ना। तो यही हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि एक मिनट अब आ रहे हैं आगे।
हाँ, तो ये था हमारा लिस्ट काउंट। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि जो फाइनल रीडिंग हुआ ये 2 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से अधिक हो सकता है, और फाइनल रीडिंग जो है वह या तो 2 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से अधिक होगा, या 2 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर के हिसाब से कम होगा, है ना। यानी 2 सेंटीमीटर में या तो 0.5 सेंटीमीटर कम होगा या 0.5 सेंटीमीटर अधिक होगा। ये जो फ्लक्चुएशन होगा मैक्सिमम कितना होगा, जितना लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का उससे ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ये 0.5 मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है, यानी यही है लीस्ट काउंट। यानी लीस्ट काउंट जितना ही मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो सकता है किसी भी चीज़ के रीडिंग में या उसके जो भी ऑब्जर्वेशन लिया गया है उसमें। तो हम लोग ये बात को जो है अब अच्छे से समझ गए। तो एक यहाँ एक चीज़ समझिए कि जैसे किसान होता है, किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, वो अनाज बोरियों में भरता है। तो किसान जो है ना वह लिस्ट काउंट 1 केजी का ले करके चलता है। उसका जो भी रहता है इंस्ट्रूमेंट जैसे भी वो मेजर करता है वो 1 केजी का लिस्ट काउंट लेके चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो वे करेगा ना, जब वो 100 केजी की बोरी भरेगा अनाज से, तो अगर 1 किलो अधिक हो जाता है या 1 किलो कम हो जाता है, मान लीजिए 100 किलो की बोरी बनाता है वो, उसमें अगर 1 किलो अधिक हो जाता है या 1 किलो कम हो जाता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा जाएगा। मास जो होगा उसका अनाज का, वो जो 100 बोरी का जो मास होगा 100 किलो की बोरी का, उसमें 100 किलो की बोरी में 1 किलो या तो अधिक होगा या 1 किलो कम होगा, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सह सकता है। 100 किलो अनाज में 1 किलो अनाज उसका कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो इस एरर को नेगलेक्ट करके चलेगा, उसको वो कोई दिक्कत नहीं है। वो जानता है कि वो जो भी 100 किलो की बोरियां बना रहा है उसमें 1 किलो कम है या 1 किलो अधिक है, अगर इतना होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लिस्ट काउंट हो गया, ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन है जो वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर आधा किलो भी कम हो गया 100 केजी में, आधा किलो कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम उसका फ्लक्चुएशन टॉलरेट कर सकता है 1 केजी का किसान, है ना। 1 केजी इधर से उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप जाते हो किसी ग्रॉसरी स्टोर में, सपोज आप ऐसा मान लो कि आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में गए और वहाँ से जो है, तो आप क्या देखोगे कि ग्रॉसरी स्टोर में जो है जो शॉपकीपर है वह 1 ग्राम का लिस्ट काउंट रखा हुआ है, मतलब कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट 1 ग्राम है। इसका मतलब वह जो भी मास मेजर करेगा, जैसे मान लो कि वह अगर 2 केजी शुगर को मास वो मेजर करता है, वे करता है, तो उसको अगर 2 केजी शुगर में 1 ग्राम अगर कम हुआ या 2 केजी शुगर में 1 ग्राम अधिक हो गया, 2 केजी शुगर यानी कि ये 2000 ग्राम हो गया, इसमें 2000 ग्राम में 1 ग्राम जो है या तो ज़्यादा हो गया चीनी या 1 ग्राम कम हो गया, है ना। 2000 ग्राम है, आप इसको ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर होगा, ये 2000 है ना प्लस माइनस 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसे ग्राम लिखो, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये जो आप 2000 है, ये हम कह सकते हैं कि 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो चीनी में अगर 1 ग्राम ज़्यादा हो जाए या 1 ग्राम कम हो जाए तो इस 2000 ग्राम पर तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला, यानी कि दुकानदार जो है इस डिफरेंस को नेगलेक्ट कर सकता है। ये जो अगर 2000 में 1000 ग्राम कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दुकानदार दे सकता है, या 2000 ग्राम में 1000 ग्राम कम हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर ले सकता है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ लिस्ट काउंट और कम है, यहाँ ज़्यादा था, किसान के मामले में लिस्ट काउंट ज़्यादा था, 1 केजी था, यहाँ कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना लिस्ट काउंट कम होगा हमारी एक्यूरेसी जो है और जो ट्रू वैल्यू के हम उतना ही करीब पहुँचेंगे, है ना। इसका मतलब लिस्ट काउंट एरर उतना ही कम होगा, है ना। जितना लिस्ट काउंट आप जो है बड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे, जैसे मान लो यहाँ ज़्यादा है लिस्ट काउंट, 1 किलो का लिस्ट काउंट है,
तो यहाँ एरर ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन लीस्ट काउंट जितना कम करेंगे, जैसे यहाँ 1 ग्राम का है तो एरर लीस्ट काउंट एरर जो है और उतना कम होगा, है ना। तो इसीलिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें लीस्ट काउंट मिनिमम हो, ताकि लीस्ट काउंट एरर को मिनिमम रखा जा सके। तो इस एग्जांपल से, 2 एग्जांपल से हम लोग समझे। अब आता है जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो स्केल ए है, ये जो हमारा स्केल ए है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.5 है। तो इसमें जो मेजरमेंट होगा, इसका जब मेजरमेंट लेंगे कोई इस स्केल के मदद से किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ का, तो उसमें लीस्ट काउंट एरर जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एरर है ना। और जब तो यहाँ एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा उतना ज़्यादा, लेस एक्यूरेट होगा। लेकिन जब ये वाला स्केल लेंगे, स्केल बी लेंगे, तो इसमें क्या लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट कम है, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट एरर जो है वह भी कम होगा। जो लीस्ट काउंट एरर कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्केल जो स्केल बी जो है, उसी रॉड का जब लेंथ मेजर करेंगे स्केल बी से, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा जिस इंस्ट्रूमेंट का, वह इंस्ट्रूमेंट उतना ही जो है कम लीस्ट काउंट एरर देगा। यानी उस इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट लेते हैं तो वह मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे इस केस में स्केल बी जो है, इसका लीस्ट काउंट स्केल ए से कम है, तो स्केल बी के मामले में लीस्ट काउंट एरर भी कम है और एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्लियर? तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे इस बात को। क्लियर हुआ? तो एक बात जान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी सिस्टमेटिक एरर नहीं है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि उसमें सिस्टमेटिक एरर नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो एरर फ्री है, उसमें ज़ीरो एरर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बला है ना, कौन सी बला, लीस्ट काउंट एरर, ये बला लीस्ट काउंट एरर, ये हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर सिस्टम में कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई भी सिस्टमेटिक एरर नहीं है, तो ये श्योर रहिए कि चाहे कोई एरर ना हो, फिर भी एक एरर ऐसा एरर है जो हमेशा रहता है। चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसका लीस्ट काउंट चाहे कितना ही मिनिमम क्यों ना हो, फिर भी मिनिमम से मिनिमम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट अगर लेकर के भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आप अगर यह कहते हो कि आप लीस्ट काउंट एरर 0 कर दिए, तो आप गलत हो। फिर भी लीस्ट काउंट एरर जो है देखने को मिलेगा, फिर भी देखने को मिलेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, है ना। तो लीस्ट काउंट एरर जो होता है ना, वह रैंडम एरर के कैटेगरी को बिलोंग करता है, बट विथ लिमिटेड साइज। यानी कि साइज कितना होगा, जितना कि लीस्ट काउंट है ना। फ्लक्चुएशन कितना होगा, लिमिटेड फ्लक्चुएशन होगा, जितना कि लीस्ट काउंट है उतना ही फ्लक्चुएशन होगा। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि ये एक तरह का रैंडम एरर है विथ लिमिटेड साइज। अब समझ में आ गया। अब आता है ये जो लीस्ट काउंट एरर होता है, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना होगा जिसमें कि प्रिसीजन हाई हो, जिसमें कि फ्लक्चुएशन जो है मिनिमम होता हो, वैसा इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। तो लीस्ट काउंट एरर कम से कम होगा, है ना। हायर प्रिसीजन लेंगे। दूसरा, इम्प्रूव करना होगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को, उससे भी जो है लीस्ट काउंट एरर बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हाँ, और हम लोगों को एक और काम करना होगा। लीस्ट काउंट एरर जो होता है ना, उसमें हम लोग को कई बार ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे, है ना। कई बार हमको ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे और उनका एवरेज निकालना होगा, है ना। तो जो मीन होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा ना, वह ट्रू वैल्यू के लगभग करीब होगा, यानी कि काफ़ी करीब होगा, है ना। तो इन सभी तरीकों से जो है हम लिस्ट काउंट एरर को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर पर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ आप हमारे
इस चैनल को बर्नौल, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में और लिंक और ऑल ऑप्शन को क्लिक करने में कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं। प्लीज़ आप ज़रूर इसको कीजिए, सपोर्ट दीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, है ना। और ये जो हमारा आप अगर देखिए, ये तो सिस्टमैटिक एरर पढ़ा दिया, रैंडम एरर पढ़ा दिया, लेकिन बहुत सारे पार्ट हैं जो कि हमने डिस्कस कर चुके इस यूनिट एंड मेजरमेंट के तहत। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट एंड मेजरमेंट प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो खंगालिए, देखिए, उससे सीखिए, तब आपको जो है पूरी तरह से यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे कमांड होगा, है ना। और ये हमारा पार्ट 8 एरर एनालिसिस जो है, अगला वीडियो हमारा एरर एनालिसिस पर होगा, पार्ट 8, तो इसको देखना भूलना नहीं है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट, प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने नहीं भूलना है, वो है एरर एनालिसिस पार्ट 8। और प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर लिखिए, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, आप कारण भी दीजिए, रीज़न भी दीजिए, वी विल अप्रिशिएट दैट। तो ठीक है, चलते हैं, अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो एरर एनालिसिस पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।